प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन आज ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर इत्तफाक। इलेक्शन ताखीर की अफवाहें खत्म। सियासी मैदान सज गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा। पीपीपी पीटीआई मुमकिन सियासी इत्तेहाद नून लीग के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन से मुतालिक क्या अहम फैसला कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन तौसी की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब सेनेटर सादिया अब्बासी ने नैब कानून काला कानून करार दे दिया। वजीर तिजारत गौहर एजाज के हुकूमती ओहदे संभालने के बाद एप्टिमा ने तारीफों के पुल बांध दिए। सेनेटर सादिया अब्बासी एप्टिमा इश्तहारात की खुशामदी पॉलिसी के खिलाफ फट पड़ी। असल वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 1 साल में 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। मुल्क छोड़ने की वजह बेरोजगारी या हुनरमंद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क बेहतर जॉब के मौके मिल गए। अहम तफसीलात जानेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेफ्टैक आमिर जान से प्रोग्राम मध्य मुकाबले में, जो हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद होंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा IPP इसाक खाकवानी साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। जी वालेकुम बीबी। खाकवानी साहब, फाइनली आज इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई और बड़ी इंटरवेंशन के बाद ये डेट अनाउंस हुई। पहले तो बताएं कि कैसे वेलकम करेंगे, क्या तासुरात हैं आपके ख्याल में? ये खुश आइंद है या दुखी हैं आप? नहीं, मैं इसमें एक चीज अर्ज करूं कि मुझे नजर आता है कि ये एक नया माहौल खुल गया है फॉर द फ्यूचर इलेक्शंस। अच्छा। जहां इलेक्शन कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं उसके अंदर ये इलेक्शन कमीशन का एक फर्ज था कि वो इलेक्शन कराने की डेट देता है। और फिर इसको साथ मिला दिया गया कि वो प्रेसिडेंट साहब से बात करके और मशवरा करके वो इलेक्शन की डेट देते हैं। आज का जो फैसला हुआ है इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि आइंदा क्या होगा। क्या फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा कि मैं प्रेसिडेंट को नहीं मिलता, इसी तरीके से उनको कहा जाएगा कि नहीं, आप मुफाहमत की खातिर आप एक इनडायरेक्टली जाके बात करें। कोई कानून, कोई चीज, कोई वाज़ेह एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अख्तियारात की जो बात बंदर है उसके अंदर एक चीज और आ गई है कि जो कि पहले कभी नहीं थी। और आज उसकी वजह से मेरे ख्याल में आइंदा के तमाम इलेक्शनों की जो डेट दी जाएंगी उसके अंदर अभाव आएगा कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि आपने सारे इख्तियारात अब सुप्रीम कोर्ट को दे दिए हैं कि वो जिस इदारे के प्रीव्यू में जो भी चीज है उसके ऊपर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फाइनल है। आज उन्होंने आपको कह दिया कि आप प्रेसिडेंट साहब के पास जाएं और उनसे मिलके एक हमें फैसला करके भेजें और हमें वो आपके आने की जरूरत नहीं है, आप हमें सिर्फ लिख के भेज दें कि ये जो 11 तारीख आप दे रहे हैं उनके मेरा दिल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हजरात सारे इसमें शामिल हों, मैं भी इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन भी शामिल हो। अब ये चीज जो तीनों आदमियों को कहा जा रहा है कि हम सारे मिलके ये तारीख दें, तो क्या ये कानून का कोई है इसका हिसाब, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई है कि ये गुंजाइश या इसको फर्दर कंफ्यूज किया गया है? मेरी तो इस तरह की अपनी ओपिनियन है। दूसरी आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा कि अब चूंकि ये सारा कुछ हो गया है तो अच्छा है कि कम अज कम इलेक्शन की डेट पर अब कम अज कम कोई इत्तेफाक तो हुआ, मुल्क आगे चले, मुल्क में इलेक्शन हो और इलेक्शन के अंदर लोगों को बहुत उम्मीद है कि जी शायद ये इलेक्शन उनके लिए बड़ा अच्छा कारगर साबित होगा और फिर बड़ी इंशाअल्लाह दूध की नहरें चलेंगी पाकिस्तान में। और यही लोग जो इतने चीजों में अपना उनका हिस्सा नहीं रहा उसकी वजह से सारी खराबियां पैदा हुई हैं।
तो ये इलेक्शन भी करके देख लें, इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह आ जाएगा, इससे जो हुकूमत बनेगी वो भी आ जाएगी और हमारे बंदे उसी तरह रहेंगे, हमारे लीडर भी उसी तरह रहेंगे जैसे पहले हुकूमत करते रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को, मईशत को नुकसान पहुंचाया है, और अल्लाह करे वो चीज ना हो, लोगों में इतना एहसास होना चाहिए कि कोई अहल बंदे, कोई ईमानदार बंदों को चुनकर कोई मौका दिया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक पिछले 50-60 साल में जो हुकूमतें की हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, उन्होंने कोई रोशन पीछे हिस्ट्री नहीं छोड़ी। खाकवानी साहब, सो आप ये कह रहे हैं कि बड़ी अहम बातें की आपने, जितनी भी बातें की, लेकिन इसमें आप ये कह रहे हैं कि राउट ठीक नहीं लिया गया, लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल होना थे ना, ये तो आईनी जरूरत है और जमहूरियत के तसलसल के लिए भी इलेक्शन का होना जरूरी है। अगर लीडरशिप अच्छी नहीं निकल रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि जमहूरियत को हम कॉम्प्रोमाइज कर दें। सो ये बताइए कि ये जिस तरीकाकार से ये इलेक्शन फाइनली इसकी डेट आई है, ये तरीकाकार पहले क्यों नहीं इस्तेमाल हो सका? बस ये शख्सी फैसले हैं। आज अगर पिछले चीफ जस्टिस होते तो वो कुछ और फैसला या करते या ना कर सके जो अभी तक उनके हाथ रहा। नए चीफ जस्टिस आए हैं, उनके अपने ख्यालात हैं, उन्होंने उस चीज को अपने जो उनकी ताकत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के, उसके अंदर उन्होंने एक चीज कह दी। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने सदर पाकिस्तान को कहा था कि आपके कोई इख्तियारात नहीं, मैं आपको मिलने नहीं आ सकता। आज उनके कहने पे, चीफ जस्टिस साहब के कहने पे वहां गए और बाकी मेंबरान को भी साथ लेके गए और वहां जाकर उन्होंने एक तारीख भी दे दी। और फिर अलवी साहब का भी माशाअल्लाह वो भरम रह गया कि उन्होंने 3 दिन काट दिए उस 11 में से, और उन्होंने कहा नहीं भाई 8 तारीख को इलेक्शन करा दो। चलो जी, उन्होंने भी मान लिया उसको। 3 दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। वो मजाक कर रहे थे कि जी बच्चों को एक छुट्टी मिल जाती इतवार की, तो एक छुट्टी अब ज्यादा जुमेरात की भी मिल जाएगी। इस किस्म की बातें हैं। मतलब है कि कोई इसमें बुर्दबारी वाली, कानून की बालादस्ती वाली, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन वाली तो कोई किसी बात नहीं है इसमें। खान साहब, आपने बड़ा तफसील से, जैसे मैंने कहा था ना कि लगता है दुखी हैं आज जो कुछ हुआ है। बाकी मैंने तो वैसे ही लाइटर टोन में कहा था, लेकिन आप तो वाकई अच्छे खासे दुखी निकले हैं सर। बातें आपने बड़ी अहम की हैं। मुझे ये सर बताएं, मुझे लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से ज़्यादा खुश नहीं है। आपका ये ख्याल है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर चीज़ें तय हैं कि इलेक्शन कराना जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसमें कंट्रोवर्सी थी कि सदर डेट दे सकते हैं नहीं दे सकते। हम जो ये सिविलियंस हैं, हम बड़े मतलब है कि आपस में बैठ के तो हम बात ही नहीं कर सकते। 1.5 साल तक खान साहब ने और कंपनी ने यहाँ पे आपने देखा सड़कों पे धरने, लड़ाइयाँ, झगड़े, मार कुटाई, डंडे सोटे इसीलिए चल रहे थे कि इलेक्शन कराएं। जब इलेक्शन कमिश्नर साहब या सदर आरिफ अलवी साहब सिविलियन बड़े ओहदे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं दोनों, माशाल्लाह, राजा सिकंदर साहब हूँ या आरिफ अलवी साहब हूँ, बड़े बड़े लोग हैं सर। अगर वो बैठ के आपस में तय नहीं कर सकते तो क्या सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए? यही बाद में फौजी भाई भी कहते हैं मैं बाद में कि सिविलियन आपस में मसले तय कर नहीं सकते, अल्टीमेटली ये हमें आना पड़ते। तो हम मान क्यों नहीं लेते कि हमारे सिविलियन ओहदे वो सदर के हों, इलेक्शन कमिश्नर के हों, बाकी हों, तो इस काबिल ही नहीं है कि वो बैठ के अपने मसले हल कर सकें, अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकें या एक डेट दे सकें। डेट के लिए सुप्रीम कोर्ट देती हो तो हम इतराज़ करते हैं, देखें ये दूसरे इदारों की वो इनक्रोजन कर रही है। अगर वो नहीं करते इनक्रोज तो फिर ये आपके यहाँ ये डंडा सोटा चलता रहेगा सर। पहले तो मैं आपको ईमानदारी से अर्ज करूं कि मेरा कोई इसमें जाती वो नहीं है और ना ही मैं दुखी हूं। दुखी तो वो हो जिसको कोई नुकसान हो रहा हो। मेरा तो कोई नुकसान नहीं। मैं तो आपको पहले कह दिया कि ये अच्छी बात है, इलेक्शन कम अज कम हो तो रहा है, उसकी तारीख पे कोई फैसला तो हो गया। मैं तो उस पर तायद कर रहा हूँ आपकी और इस फैसले की। मैंने तो इसका जो रूट बताया गया है, जिस तरीके से हर चीज के अंदर अपने महकमे कमजोर होने की वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को नहीं समझते हुए दूसरे महकमे को कहते हैं कि वो आप हमारा ये फैसला कराएं। मैं तो उसकी तरफ आपको तवज्जो दिला रहा था। सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक है कि जी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहे कि किसी और मुल्क में कभी ऐसे हुआ है? वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है,
अगर वो किसी चीज का कहना न माने, जो यहाँ एक इंटरम सेटअप भी बन गए हैं इसी तरीके से कोई, और वो इंटरम सेटअप चले जा रहे हैं, अपने काम किए जा रहे हैं, अपने अखराजात किए जा रहे हैं, मतलब कोई निजाम पाकिस्तान यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर साहब होना चाहिए ना जनाब। सर आपने बड़ी अहम बात की है। इलेक्शन कमिश्नर साहब बेचारे जेंटलमैन आदमी है, डिसेंट है। मुझे फिल्म याद आ जाती है कि वो है ना वेलकम फिल्म है उसकी, नाना पाटेकर की, उसमें अनिल कपूर भी हैं, अक्षय भी है, और उसमें वो कैफ वगैरह एंड कंपनी सारी, बड़ी खूबसूरत फिल्म है। तो उसमें उदय भाई का किरदार है जिसमें कहते हैं उदय भाई जो है ना दिल के बड़े अच्छे हैं, बाकी खूबियां बताने के बाद वो मैं खूबियां क्या बताऊं, कहते दिल के बड़े अच्छे हैं ये, मतलब मार कुटाई करते हैं, पूरा सब कुछ है, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। तो हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब दिल के बड़े अच्छे हैं, बड़े नरम मिजाज हैं, 600 लेटर लिख चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को, दीगर इदारों के फलां अफसर को हटाए हैं। ये जो आपकी कैबिनेट है सारे सियासी लोगों के ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के फैमिली के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आपने वजीर बनाया हुआ है। वो बेचारे दिल के बड़े अच्छे, उनको तो कोई सुनते ही नहीं है राजा साहब की। राजा साहब लेटर लिख देते हैं एंड नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। तो राजा साहब बेचारे क्या करें, दिल के अच्छे बंदे हैं सर, वो किस किस को हटाएं। वो 600 लेटर लिख चुके हैं और वजीर आजम ने कहा है कि आप कौन होते हैं मुझे बताने वाला, मेरी अपनी पावर्स है, मेरे वजीर हैं। तो उनकी तो कोई नहीं सुनता राजा साहब की बेचारे की। सर इंदिरा गांधी ने अपने जुलूस में, जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने उनको उसी वक्त सस्पेंड कर दिया और कहा कि तुम इलेक्शन के लिए नाअहल हो मेरे। अच्छा, तुमने वसाइल पे हमारे सर हुकूमत हिंदुस्तान के इस्तेमाल किए हैं अपने जलसे के लिए, आपका कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन है कि जी हमारे यहाँ लोगों में इतनी ताकत क्यों नहीं आ जाती जब वो ओहदे पे बैठते हैं कि वो साफ सुथरी अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के जाएं कि जो मैं कह रहा हूं कानून के मुताबिक है, मेरा इसमें जात का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पोस्टेरिटी के लिए ये चीज छोड़ के जा रहा हूं कि यहाँ पर मेरा नाम आएगा कि मैंने इंसाफ किया और ईमानदारी से इंसाफ किया, और वो मैं चाहता हूं कि यहाँ इम्प्लीमेंट हो। ये क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? अगर एक आम आदमी बाकी जगहों पर कर सकते हैं, आपका क्या ख्याल है वो कोई लोहे का बना हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का जिसने ये कर दिया? वो भी आप लगता है तो ऐसे लोहे का बना हुआ था जिसने इंदिरा गांधी को सस्पेंड किया। सर राजा साहब को मैं नहीं जानता, मुझे उनका अच्छे बंदे हैं सर। पता है कि वो चीफ अपना सेक्रेटरी रेलवे रहे, तो मेरी रेलवे के साथ जो एक ताल्लुक है, तो मुझे उनकी तरफ से इनपुट आती थी कि भाई बहुत अच्छे और बड़े ईमानदार ऑफिसर, डिसेंट अफसर है, वेरी कुछ जानता हूं, गुड ऑफिसर है, अच्छे आदमी है, दिल के बड़े अच्छे हैं, ये तो मैंने कहा है आपको। अच्छा, तो ये है असल जनाब कलासर साहब, आप देखें ना, ये प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया, वो उनके पास ना जाना, मेरे ख्याल में मैं राजा साहब की जगह से होता, और जिस तरह की राजा साहब की तबीयत है, ये कहते कि साहब मैं आ जाता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि सब इसमें मेरा और आपका जाती कोई ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि ये कानून ये मुझे एम्पावर करता है, ये आपको किसी ने गलत बताया है कि जी आप मुझे बुलाकर ये हुक्म दे सकते हैं कि जी तारीख फिक्स करो। आप ये कानून देख लें, मेरी इज्जत है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एज अ रिप्रेजेंटिंग द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा आप की जगह पे बड़ा मैं आपको सलाम करने के लिए हाजिर हूँ, मगर मैं ये चीजें आपके लिए कर नहीं सकता जिसके लिए मुझे आपने बुलाया है। तो वो एक इज्जत भी रह जाती। आज जो गए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पे गए, और आज वो जाकर वहां उन्होंने क्या महसूस किया होगा कि मैं इस बंदे के को मैंने लिख के भेजा है कि मैं तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हारे कोई इख्तियारात नहीं है मेरे पे, और आज मुझे एक और इदारे के हेड ने कहा तो मैं आके अपने सारे इलेक्शन कमीशन को साथ लेके आया हूँ। तो मेरे ख्याल में मुझे ये तवक्को थी कि जी लोग कुछ बुर्दबारी अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपने महकमे का, अपने इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको करने के लिए। सर आपने बड़े अहम पॉइंट उठाए हैं खकवानी साहब, बिल्कुल ऑनरेबली ये कुछ होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी पिक्चर कुछ और भी देखते हैं सर। अलवी साहब जो थे, आपने कहा जी बुर्दबारी होती है कोई कानून, उन पे भी ये थी कि आपने जब यहाँ पे तहरीक एतमाद आई थी कि आपने उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, अच्छा हुआ ठीक हुआ गलत हो उसको छोड़ देते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उन्होंने कहा मैं तो हलफ नहीं लेता क्योंकि मुझे खान साहब ने मना किया है। उन्होंने वजीर थे, उन्होंने कहा मैं तो वजीरों से हलफ नहीं लेता। उन्होंने कहा जनाब बिल थे, उन्होंने कहा मैं तो साइन नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं मैं उसी पर, वो भी कानूनी तौर पर था ना कि उसमें सदर पाकिस्तान को भी कानूनी तौर पर, जमहूरी तौर पर
अच्छे थे बुरे थे, मेरे से ज़्यादा कौन कह सकता है कि शरीफ फैमिली पे कितनी स्टोरी स्कैंडल हमने सवालात अभी भी उनके ज़ेरे ताब रहते हैं। कोई हमसे ज़्यादा तो नहीं होगा किसी ने उन पे जो बातें लिखी होंगी, पढ़ी होंगी या बोली होंगी। लेकिन सदर अलवी साहब ने भी तो वो जो डेकोरम था एक ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, जनाब आप पार्टी के सदर बन के, वर्कर बन के अपने अवान सदर को चला रहे थे, नॉट एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने वजीर आजम को हलफ नहीं दिया, वजीर को नहीं दिया। हमारे दोस्त उस वक्त अहमद नवाज सुखेरा साहब से किसी दिन अगर आपके आते जाते जिमखाना में मुलाकात हो जाए तो सुखेरा साहब से पूछेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कितनी बड़ी मुसीबतें पड़ गई थी कि जनाब के सदर पाकिस्तान तो हलफ लेने को तैयार नहीं है, तो हमने कैसे हलफ दिलवाने हैं। तो जरा किसी वक्त पूछेगा सुखेरा साहब से कला में आपके दोस्त होंगे आते जाते। तो अलवी साहब भी तो यही काम करते रहे, उन्होंने भी अपने दफ्तर में इसी तरीके से तमाशा बनाया हुआ था कि पार्टी का ऑफिस बनाया हुआ था। नहीं, wasn't doing the things according to the law and जी सर। आई एग्री विद यू सर, आई एग्री विद यू। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, मैं उनकी होलिस्टिकली और चीजों पे तो कोई अपना वो नहीं सवाल या निशान नहीं डाल रहा। मैंने तो सिर्फ कहा चूंकि राजा साहब के बारे में कुछ मुझे मालूम है कि वो किस किस्म के आदमी हैं, अच्छे बंदे हैं सर, अगर आराम से वो जाकर उनकी इज्जत से अलहदा मिलकर उनको समझा देते कि साहब ये आपके इख्तियारात में नहीं है। तो बाकी अलवी साहब अगर कोई और गलत काम करते हैं तो उसको इस चीज से तो इक्वेट नहीं किया जा सकता ना जनाब, कि अगर वहां पर वो गलत काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वो गलत काम करेंगे। हो सकता है एक चीज में अच्छा काम। अच्छा, आपको क्या समझ आया सर, ये पूरा मुल्क पिछले 6 महीने से उसमें मतलब ये बंधा हुआ था, तो ये क्या समझ, पावर किसकी थी? आज मुझे तो नहीं समझ आई कि सदर पाकिस्तान की पावर थी डेट देने की या इलेक्शन कमीशन की देने की थी, क्योंकि दोनों को मशवरे से किया है। यही बात पहले भी हो रही, सदर साहब कहते थे मेरी पावर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते थे मेरी पावर है, आज उन्हें काजी साहब ने कहा नहीं जी आप दोनों की पावर्स हैं। तो आपको कुछ समझ आई है ये किसकी पावर थी जिस पे डेट हो? मेरी इतला भी है खबर। आज जजेस की रिमार्क से कुछ ऐसा भी तासुर आया कि जिससे सदर पाकिस्तान की गलती है। तो मैं इसको सिर्फ एक फिक्रे में अर्ज कर दूं सर, ये आज जो फैसला हुआ है ये जिरगे का फैसला था, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं था, ये जिरगे का फैसला था। आओ मिलकर फिर फैसला करते हैं ये कैसे हो। अच्छा उन्होंने कहा मैंने ये कर दो, मैं 3 दिन पीछे कर देता हूँ, मैं आपके पास आ जाता हूँ। ये आज जिरगा आया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऑर्डर आया, उन्होंने यहाँ करके इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, वैसे आपकी समझ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये किसकी पावर है? आप भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वजीर रहे हैं, बड़ा सा आपने कोर्ट कचहरियां बड़ी की हैं, बड़े अदालतों के आपने केसेस लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपने बड़े बड़े लोगों को ढाया है। सर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हुज पावर वाज दैट? मैंने किसी को नहीं कहा। बात यह है कि जो अब तक हम सुनते आ रहे थे, जहां एक आपस में एक पार्टियां असूल के मुताबिक चलती थी, तो इलेक्शन कमीशन का काम होता था कि वो इलेक्शन कमीशन डेट दिया करते थे। साथ ही उसके उस वक्त का कानून ये भी था कि वो प्रेसिडेंट साहब की असेंट भी लिया करते थे। वो बाद में मैंने सुना है, चेंज वाला कोई इसमें अबूर नहीं है कि वो उन्होंने कोई तब्दीली की कि अब वो प्रेसिडेंट की कोई जरूरत सुनने की उनकी जरूरी नहीं है, अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही कोई वो कर दिया करेगा। आज के कानून के मुताबिक तो फिर इलेक्शन कमीशन ही फैसला करता है कि क्या तरीके होने चाहिए। ये आज जो कुछ हुआ है ये तो सुप्रीम कोर्ट के एक अथॉरिटेरियन चूंकि एक बहुत बड़ा इदारा है और उसका चीफ जस्टिस इस वक्त बड़ा एक मजबूत किस्म का आदमी है, तो उसने खड़े होकर कहा कि बजाय आप ये मुझे इस चक्रों में ना डालें, आप इसको खत्म करें। पहले एक्सटेंशन हो चुकी है, एक्सटेंशनों के ऊपर इतना वक्त गुजर चुका है, जाएं आप मिलके आपस में मुझे मेरे पास एक खबर है सर, ये फैसला करूं। मेरे पास खकवानी साहब एक खबर है बड़ी ऑथेंटिक, हो सकते कौम को यकीन नहीं आएगा, बात चीजें किसी और तरीके से होती हैं। IMF की जो लास्ट इस वक्त $70 करोड़ की किस्त है, ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम थे। मैंने कोई 2-4 लोगों से पूछा जो इन चीज़ों को देखते हैं समझते हैं कि क्यों प्रॉब्लम है। IMF की 2 शराइत थी, वो तो ठीक है फाइनेंशियल वो मीट कर रहे हैं कि गैस की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की सब्सिडी खत्म, वो सारा कुछ शमशाद अख्तर साहबा कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शमशाद अख्तर साहबा के ये पे स्केल से ऊपर की थी।
वो ये थी कि IMF कह रहा था कि जनाब अगली किस्त रिलीज करने से पहले हमें इलेक्शन की डेट चाहिए। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम इसको निगरान हुकूमत को ज़्यादा देर तक हम वो नहीं करेंगे, इनके साथ मुज़ाकरात हम या उस शक्ल में करेंगे या रिलीज़ करेंगे पैसे लास्ट ट्रांच जो है, आप पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट देंगे, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही होगी, इलेक्शन हो रहे होंगे तो हम पैसे देंगे। सो IMF का भी दबाव था, एस्टेब्लिशमेंट में भी था, और वहीं से कहा गया, फैसला किया गया कि मजीद इलेक्शन को डिले हम नहीं कर सकते। सो आम आदमी कहेगा जी अब इसमें भी IMF को आपने ठोक दिया है। जी जनाब, बिल्कुल उनकी तरफ से दबाव था कि इलेक्शन की डेट चाहिए। सर देखिए वो इतना बड़ा इदारा है, वो इदारा जो है कलासा साहब, मेरी आवाज आ रही थी? जी सर, आ गए सर। जी, ये उनका जो इदारा है IMF का, उसका बेसिक कानून और असूल ये है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को पैसे देते हैं जिसके अंदर लोगों की रजा शामिल हो जी, और उसके अंदर फिर वो उनको होल्ड करते हैं। अगर उनसे कोई ज्यादती या गलती हो तो फिर वो उस सिस्टम को कहते हैं कि भाई आप इस जगह के आप वो थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आपने वहां हमने आपको इसलिए दिया क्योंकि अवाम आपके साथ थी। जब इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर वो इंटरिम सेटअप को तो कुछ ही समझते ही नहीं है, ना उनको जिम्मेवार समझते हैं, ना उनको अवाम के नुमाइंदा समझते हैं। लिहाजा ये बिल्कुल सही है बात जो आपने कही कि उसके अंदर उनकी जरूरत है कि वो उन्होंने कहा होगा कि आप इतने दिनों में इलेक्शन कराएंगे तो आपको ये फिर उस वक्त पैसे मिल जाएंगे। ये 90 डेज वाली अगर विषय पूरी होती, चूंकि ये डिले हो रही थी और पाकिस्तान और किसी वजूहात की वजह से भी IMF के साथ और अमेरिका के साथ किसी तरह से मुंसलिक हुआ है, लिहाजा उन्होंने उन पे मेहरबानी की है और कि आज उन्होंने एक नई किस्त दे दी है। साथ ही ये कंडीशनैलिटी भी मीट हो गई है कि डेट आ गई है। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं जरा। जी, आप खुद इलेक्शन लड़े हैं सर MNA का विहाड़ी से? अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं पार्टी के अंदर जो नई पार्टी बनाई है उसके अंदर मुझे बड़ी वहां से खुश आयन किस्म की बातें वहां से आई हैं और चंद हजरात जो पहले हमारे साथ नहीं थे उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैंने अभी तक किसी आदमी से नहीं बात की, उन्होंने खुद मुझसे 2-3 बड़े अच्छे मुस्तनद किस्म के बंदों ने कहा, तो मेरा दिल बड़ा हुआ है उस बात से। अल्लाह करे कि हालात देखते हैं। अच्छा खान साहब, एक बात बताएं, मैं खुद देहाती आदमी हूँ, मेरा क्यों देहात से ताल्लुक है, मुझे पता है कि लोकल इलेक्शंस कैसे होते हैं। वहाँ तो थाना कचहरी चलते हैं, बंदे उठवा लो, पकड़वा लो, FIR करवा दो, छितर मरवा लो, किसी को जमानत करवा दो, किसी को आपने तो ये काम कभी नहीं किया, इसलिए आप उस तरह की वोट बैंक जो है, जो लोगों को दबा के दहशत के साथ, वो तो थोड़ा सा लेना मुश्किल होता है। तो आप तक का तो वो थाना कचहरी वाला सिलसिला नहीं है, तो आप स्टिल समझते हैं कि इतना वोट बैंक आपका बचा हुआ है वहाँ पर, क्या वोट ले सकेंगे एक शराफत के साथ, ईमानदारी के साथ? बाकी लोग कुछ भी कहें लेकिन आपकी शराफत ईमानदारी की तो आपके मुखालफिन भी वहाँ पे कहते हैं, जिन्हें आपके खकवानी साहब जो हैं, इस तरह की आप पे कभी 1 रुपए का भी वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ईमानदार बंदे चाहिए नहीं ना, वो कहते हैं जो अपने लिए नहीं कुछ कर सका तो हमारे लिए क्या करेगा। तो खान साहब, आप बिहाड़ी वालों के लिए क्या करेंगे? आपने तो अपने लिए कुछ नहीं किया। हाँ भाई, सही बात है। अल्लाह ना तौफीक दे इस किस्म के काम करने की, ना ही आज तक कभी किया है। मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक दफा कहा सर कि खानवानी साहब, आपने मुझे कभी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किसी का काम नहीं कहा। मैंने चौधरी साहब को कहा, चौधरी साहब मैं गलत काम कहता नहीं हूँ और मेरा सही काम कोई रोकता नहीं है। आजकल खास तौर पे मैं MNA हूँ और वजीर हूँ, आपकी वजह से लोग मेरी वहां पर में एक अच्छी पोजीशन है, तो मैं जिसको काम कह देता हूँ वो मेरा काम कर देता है, क्योंकि कहते हैं यार ये मैं क्यों नहीं करता, मेरे को तो आके लोग कम करा जाने, मेरे को 2 कम आप मेरे कर देने, 6 आपने कर जाने। चौधरी परवेज इलाही का ये वर्बैटम डिस्कशन है मेरे साथ। अच्छा सर, आपके बाकी जो हैं आपके पुराने दोस्त गुलाम सरवर खान साहब, आप उनको पहले वहां से उठा के उधर ले गए थे, PTI में ले गए थे सर। PTI का आगे पीछे हुए तो आप उन्हें उठा के उनके साथ मैंने अच्छाई की थी जब PTI में ले आए थे। अच्छा, आप भी अच्छाई थी उस वक्त भी अच्छाई थी, दोनों कैसे थे? आपका कोई बुरा नहीं किया आपने, है सर? उन्होंने इमरान खान के कहने पे जाके PIA बंद करा दी। तो आप ये बताएं, PIA का ऑपरेशन आज रिस्टोर हो गया है खाकवानी साहब, PIA का ऑपरेशन भी आज रिस्टोर हो गया है। नहीं, मैं PIA के बेचारे पायलट्स की कह रहा हूँ
उसको कहा जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये हमने थोड़ी किए थे, इनको डिग्रियां दी थी, इसको तो नवाज शरीफ ले गया था, तुम जाके नीचे कह दो। उसने जाके बेचारे ने क्या किया, वो सारे के सारे बेचारे बंदे डिस्क्वालीफाई। अच्छा एक बात बताएं, उन्होंने खान साहब के कहने पे तो पीए बंद करवा दी थी, आज तक यूरोप में नहीं खुली दोबारा। आपकी अगर हुकूमत आ गई तो आपके दौर में क्या बंद करवाएंगे सरवर खान साहब? मतलब उनमें कैपेसिटी तो है टू डू समथिंग बिग, है सर? यार उनको बेचारे को ये महकमा देने नहीं चाहिए था, उनको महकमा पहले पेट्रोलियम का दे दिया, वो भी नहीं देना चाहिए था। उनको तो महकमा देते बल्दियाती बाकी चीजें, कोई ये कोई CNW, कोई अपना डेवलपमेंट के काम वाले, कोई MNA जो चीफ विप बनाते, वो लोगों से मिलते, कोई काम कराते। वो इन्होंने तो ऐसे बंदे रखे थे, अल्लाह माफी दे, क्या नाम ले, जो गुजर गया वक्त अच्छा गुजर गया। अच्छा आपको कुछ चांसेस लग रहे हैं, जो बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब और जरदारी साहब की पार्टी का अलायंस किसी स्टेज पे नजर आ रहा है आपको सर? मेरे ख्याल में इमरान खान अगर खुदकशी करना चाहें तो उस वक्त वो जरदारी साहब के साथ काम करेंगे, खुदकशी से पहले तो वो ये काम नहीं करते। नहीं मतलब सियासी खुदकशी की बात कर रहे हैं आप? सियासी मैं खुदकशी, एक्चुअल खुदकशी की भी बात कर रहा हूँ। चले वो थोड़ा सख्त हो जाएगा खान साहब, मेरा ख्याल है जुमला जरा सख्त हो जाएगा। सियासी खुदकशी की बात करें, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ वो जिन को कहते हैं ना डाकू हैं, तो वो उनको सदर बना दिया। जो अब ये छोटा डाकू, तो इसको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसका। अच्छा सर जी, आपकी पार्टी कितनी तैयार है इलेक्शन के लिए सर? कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट करें? मतलब कब आपकी, एक तो जलसा हमने देख लिया वहां पे जो किया उन्होंने तरीन साहब ने और फिर अलीम खान साहब ने, आप तो नजर नहीं है खैर जलसे में, पता नहीं होंगे तो मैंने नहीं देखा। आपकी कंपेन शुरू हो चुकी है आपकी पार्टी की? 3 आदमी तकरीर की थी, आपने मेरी तकरीर सुनी नहीं, तो फिर मैं क्या कहूँ। मैंने बाकी नहीं सुनी सर, मैंने बाकी नहीं सुनी। थैंक यू सर। कल भी हमारा जलसा है, अपना तारण समान ने किया है। कहाँ पे हम जा रहे हैं तो देखें, अभी हमें अभी जो थोड़ा सा वक्त मिला है, लोग 14 साल 15 साल इमरान खान कहा करते थे कि मैं 96 से शुरू हुआ हूँ, 2013 में मुझे 1 सीट मिली है पूरे सिंध में। तो वो इस तरह की बातें लोग मेहनत करते रहते हैं। तो ये हमारे पास जितने आजकल आदमी हैं वो बड़े अपने ताकत रखते हैं, अपने उनका एक वोट बैंक है, और अल्लाह करेगा उस दिन देखेंगे ना कि जी हालात किस तरह चल रहे हैं। अभी आपके सामने बड़े पावर शोज हुए हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि उन पावर शोज में कोई ऐसी बात थी कि जिससे घबरा जाना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि लाहौर में पावर शो हुआ है, तो लाहौर के लोग तो वहां गए नहीं पावर शो में, तो वो बाकी दुनिया आई है मगर लाहौर ही नहीं गया वहां। तो इस तरीके से जब वो बाहर फिरेंगे ना जी, बाकी हल्कों में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, तो हर जगह डिफरेंट उनको तब्दील राय होगी, कि कहीं कम होगी कहीं ज्यादा होगी। तो ये जो एक आपने चीज देख ली है, बाकी उनके लिए ये बात तो सही है कि लेवल प्लेयर की फील्ड तो नहीं है ना अभी तक, तो उनको बिल्कुल लाडला नंबर 1 है। बरखा खाकवानी साहब वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा लकी रानी सर्कस लगने वाला है, सियासी सर्कस। अगले 3 महीने बड़ी एंटरटेनमेंट के होंगे आवाम के लिए, बाशो मार धाड़ से भरपूर हफ्ता या खिड़की तोड़ हफ्ते मनाएंगी फिल्में जो चलने वाली हैं, सियासी फिल्में। मजे तो अब आएंगे ना सर जी, आगे 3 महीनों में जो ये मजहर शाह वाली बड़कें और सुल्तान रही साहब वाले गंडासे चलने हैं सियासी, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ अगले 3 महीनों में जो यहाँ पे दंगल लगने वाले हैं सर। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी सर जी। सर आपके पास बड़े लोग आएंगे आपसे अच्छे अल्फाज सुनने के लिए, अल्लाह उनकी सपोर्ट करेंगे हमारे शो में, आप ये कह रहे हैं। बाला जी मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि आप जैसे लोग जो हैं जीत कर हैं, मुझे कहने दें टीवी पे अगर मैं बिहाड़ी में मेरा वोट होते तो मैं यकीनी तौर पर खान सर आपको ही डालता, आपसे बेहतर चॉइस कोई नहीं हो सकता सर। आपके इन लॉज वहाँ के हैं, शायद उनके साथ अगर आपके ताल्लुकात ठीक हो तो। अब आप समझ गए थे, मैं उन्हीं के कह रहा था, मैं मिन्नत अल्लाह करूंगा अपने इन लॉज का कि खाकवानी साहब को पहले भी आपको वोट डालते हैं हमेशा वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। और यह ब्रेक के बाद बात करेंगे। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन तोसी की जो मंजूरी दी है, और क्या हुआ आज के इजलास में, अहम बातें कुछ इस हवाले से आपके साथ शेयर करें। इजलास साहब, सेनेट इजलास हुआ, अहम इसमें जो चीज़ें थी वो डिस्कस हुई नैब के हवाले से भी, एक एक्टिवा के हवाले से कुछ सादिया वासी साहिबा ने कहा, और वो एक बड़ी, उनके कमेंट्स भी बहुत धुआंधार थे, इंटरेस्टिंग थे।
सादिया अब्बासी साहब जो है ना, मैं बड़े अरसे से इनको फॉलो करता हूँ। मैं सेनेटर जो शाहिद खकान अब्बासी साहब की बहन है वो, यानी मस्त है वो, शी इज़ ए वेरी सीरियस सेनेटर। मैंने आज तक ना उनको कोई ऐसी, एक होता ना थोड़ी सी बात लूज बात करना या थोड़ी सी कोई नॉन सीरियस बात करना, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सादिया अब्बासी साहब जो नो नॉनसेंस टाइप हैं और बड़ी बात करती हैं, बड़ी सॉलिड बात करती हैं, फर्म बात करती हैं, खुल के बात करती हैं और किसी से डर के भी नहीं करती हैं, आराम से सीधी स्ट्रेट। बल्कि इनकी मैंने पहले बता चुका हूँ, ये लास्ट कमेटी मीटिंग थी उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, फिनांस कमेटी की जो थे काकड़ साहब थे उसके मेंबर थे, तो सादिया साहबा भी मेंबर है वहाँ पे, सलीम मांडवीवाला साहब जिसके चेयरमैन है वहाँ पे, सादिया अब्बासी साहबा की और ये अनवारुल हक काकड़ साहब की अच्छी खासी शाउटिंग मैच हुआ था, अच्छा खासा, और बड़े मतलब स्ट्रांग वोमेन है मत से, तो उनकी बातों को मैं तो बड़ा सीरियस लेता हूँ। आज हमने कोशिश की थी कि वो हमारे साथ शो में आए, लेकिन सम वो अटेंड नहीं कर सके। फिर हमने उनको भी, ये गोहर इजाज साहब को भी मैसेज भेजे थे जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं, कि अब आप पे क्योंकि सेनेट में खासी गोलाबारी हुई और आपका नाम लेकर बात की गई, और बड़े अरसे से मेरी भी ख्वाहिश थी कि गोहर इजाज साहब हैं, हम भी बात करते रहते हैं, क्रिटिकल कमेंट्स हम भी करते रहते हैं कि गोहर इजाज साहब आते ज़रा सवाल जवाब हो जाते। खैर वो कहते हैं मैं ट्रैवलिंग कर रहा था लाहौर को, तो अभी तो शायद मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल हम नेक्स्ट वीक हम उनसे फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएँ और बातों को जवाब वर्जन भी दें। वर्जन से मुराद है, नो ही इज ए पब्लिक फिगर। एक थे एप्टमा के चेयरमैन होना और चीज़ है, नो यू आर इन ए वेरी डिफरेंट पोजीशन। और इजाज साहब जो हैं तो उनको मेरा ख्याल आप इन चीज़ों का थोड़ा सा आदी होना चाहिए कि आपसे मीडिया में बात भी करेगा, आपको मीडिया पे भी आना है, सवालात के जवाब भी देने हैं, आपको सेनेट में भी जाना है। बल्कि इनको तो चाहिए मेरा ख्याल है गोहर इजाज साहब को कि मंडे वाले दिन सेनेट का इजलास अगर चल रहा हो, मैं आई होप कि चल रहा होगा, तो इनको तो वहाँ सेनेट के इजलास में जाना चाहिए। वहाँ पर जाके जो सादिया अब्बासी साहब ने सवालात उठाए हैं, जो बातें की गई हैं एप्टमा पे की गई हैं या निगरान हुकूमत पे की गई हैं या जो क्रिटिकल कमेंट्स उन्होंने पास किए हैं, तो गोहर इजाज साहब को तो जाकर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इनका जवाब देना चाहिए। उसके मतलब जैसे उन्होंने दिया है, उनकी तकरीर में सुन रहा था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं ये मुर्तज़ा सोलंकी जो है, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की है फ़लस्तीन के शूबे। हालांकि उनका भी पहली था, फर्स्ट टाइम था। बड़ा मुश्किल होता है कि आप जाएं इतने बड़े फोरम पे 100-150 सेनेटर बैठा हुआ है, फेस करें वहाँ पे एक तकरीर करें, बात करें। सो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बड़ी अच्छी खूबसूरत तकरीर की उन्होंने। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इनको गोहर इजाज साहब को भी जाना चाहिए, जो सादिया अब्बासी उन साहिबा ने सवालात उठाए हैं उनको करना चाहिए। अब मेरा जो इन पर हमेशा रहा है, जब भी कभी मुलाकात ज़रूर पूछेंगे या शो में अगर गोहर इजाज साहब आए हमारे, कि मेरा इतराज़ डिफरेंट है। अच्छा, उनका डिफरेंट है सादिया अब्बासी साहबा का। वो ये कह रही हैं कि एप्टमा क्योंकि खुद पावर में आ गए, जब तक पावर नहीं मिल रही थी तो आप कह रहे थे गैस भी नहीं है, एक्सपोर्ट के भी मसले हैं, फलां प्रॉब्लम, 101 प्रॉब्लम हम लिस्ट कर रहे थे। अब क्योंकि अब आपने पावर में हिस्सा ले लिया है एप्टमा ने, जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, बहुत वेरी पावरफुल, मतलब वो कहते हैं ना एक तरह के किंग मेकर हैं, ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें एसोसिएशन में वो शामिल है। हुकूमतें अफोर्ड नहीं कर सकती कि शुगर मिल्स वाले हों या एप्टमा वाले हों, जो दो बड़ी एसोसिएशन है, इनके साथ टक्कर लीजिए। अब हुकूमत ने मसले हल कर दिया। वो कहते हैं जो भी हम पे एतराज़ करता है ना उसको हिस्सा दे दो, आए जी आप इसको अपना हिस्सा ले लें। मसला सहाफ़ी, सबसे ज़्यादा में सहाफ़ी को तकलीफ होती थी ना, हर वक्त बोल उन्होंने आए जी सहाफ़ी को वज़ीर आला बना दिया, सहाफ़ी को उन्होंने वज़ीर वो बना दिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया। गए जी अब हम भी पावर में हिस्सा लेते हैं, माशाल्लाह हमें भी चाहिए था, हम तनकीद करते। और बड़े बड़े नाम है, 20 में नाम अभी ले सकते हो, कौन से सहाफ़ी वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं, या सेनेटर्स भी रहे हैं, और बड़े बड़े ओहदों पे भी रहे हैं। ऐसे हमारे फौजी भाई थे माजी में, उन्होंने कहा आप हैं, आप भी हिस्सा लें। जज सबान थे, उन्होंने कहा आप भी लें। सो जो आता गया है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स कुछ थे, अभी देखें 4-5 बड़े बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट शरीफ फैमिली से रिलेटेड थे, उन्होंने उनको लगाया हुआ है। और ऐसे तगड़े हैं जिनको उनको इलेक्शन कमीशन साहब लेटर लिखते हो आगे से उठा कर रद्दी में फेंक देते हैं ना। मतलब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की हैसियत तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने काकड़ साहब हूँ या बाकी वजीर हूँ कि नहीं मानते जी, जो करना कर लो, सीधे हो गए ना सारे। सो अब ये सब को उन्होंने हिस्सा बकदर जुस्सा दे दिया। ये रह गए थे हमारे टेक्सटाइल वाले, उनको भी उन्होंने दे दिया। तो आज जब सादिया अब्बासी साहब ने कहा कि आपने इश्तिहारात लगाए हैं बड़े बड़े, आपका काम नहीं है, दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग, कि एप्टमा का काम नहीं है, उनका अपना एक जो चेयरमैन रहा है एप्टमा का, उनकी बॉडी की तरफ से इश्तिहारात लगाए जाएं कि इस मुल्क में सारी चीजें निगरान उन्हें ठीक कर दी हैं। मतलब अभी अगस्त में आए थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर खत्म, तकरीबन 2.5 महीने। उन्होंने अगले 2.5 महीने की आपने क्लीन चिट दे दी निगरान हुकूमत को कि सब कुछ ठीक हो गया। ये तस्वर दिया है कि जनाब एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई इलेक्शन की जरूरत है या नहीं है, इनको रहने दें। जिसमें इरफान सदीकी साहब ने कहा जनाब निगरानों की हमें जरूरत नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी। पहले ये कहते थे कि जो हुकूमत में वजीर आजम बैठा होता है वो शायद वो टेम्परिंग करता है, फिर ला भी उन्होंने खुद बनाए थे। मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, 2010 की 18वीं तरमीम में शायद ये ला बना था कि निगरान हुकूमत जो है वो आके वहाँ अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म खुद मिलकर बनाएंगे। वो नहीं होगी जो ऑलरेडी उसमें हुकूमत आ रही है वो कंटिन्यू नहीं कर। इंडिया में ये ला है,
इंडिया में जो सिटिंग वजीर आजम होता है वो कंटिन्यू करता है, सारा जो इलेक्शन कमीशन है वो मैनेज करते हैं, पावर्स उसको शिफ्ट हो जाती हैं। सो अब वो कह रहे हैं कि नहीं निगरानों की जरूरत नहीं है। वो हमारे दोस्त इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि उन्हें ये लगा यार ये तो निगरान जरा ये काकड़ साहब तो कुछ ज्यादा ही मतलब फैल एक्सपैंड करना शुरू हो गए हैं कि वो तो उनको तकरीरों का शौक है, गुफ्तगू का शौक है, स्टूडेंट के पास जा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, चाइनीज लीडर से मिल रहे हैं, वो अमेरिका, हिंद, सिंध, पेरिस, लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, वो तो फिर आके वो तो लगते नहीं है कि उनका कुछ जाने का मूड है। तो अब उन्हें खतरा पड़ गया नवाज लीग वालों को, भाई साहब ये तो कोई खेल ही कोई और शुरू हो गया है। बल्कि एक मेरे मेहरबान दोस्त ने एक और प्रिडिक्शन की हुई है, वो शायद सुन भी रहे होंगे टीवी पे, नाम तो मैं नहीं ले सकता। उन्होंने कहा भाई साहब गेम थोड़ी सी मजीद उठेगी मार्च के फरवरी के इलेक्शन के बाद। मैं सर वो कैसे? उन्होंने कहा जनाब से आपको याद होगा सेनेट चेयरमैन के लिए बाप पार्टी जो थी उसके 8-10 जो वोट थे बड़े क्रूशल थे कि सेनेट चेयरमैन, उसमें से सादिक संजरानी साहब निकल आए थे। अंदाजा करें, ना नवाज लीग का ना पीपल्स पार्टी का, बाप पार्टी का बन गया। तो उन्होंने कहा ये भी मुमकिन है कि इस तरह की पार्टी को सीटें दी जाएं कि 8-10 पार्टी इकट्ठे हों और हुकूमत उस वक्त बनेगी जिसकी 6 सीटें हों। तो 6 सीटों वाली बाप पार्टी का कोई निकल आया तो फिर क्या करेंगे? फिर बाप के बंदे को बनाए, अब वजीर आजम बनाए, सो नवाज शरीफ साहब भी आउट, दीगर भी आउट। सो इस तरह की चीजें चल रही हैं। कोई इस तरह की हो सकता है फिर काकड़ साहब को किसी हल्के से इलेक्शन लड़ा के वजीर आजम मतलब एमएनए बनवाया जा सकता। लोग कहेंगे वो कैसे बनेंगे? तो फिर शौकत अजीज साहब कैसे बन गए थे 2004 में अटक से, और उनको थर से कैसे जितवाया गया था। सो द गेम इज गेटिंग, द प्लॉट इज गेटिंग थिकर। एक बड़ी जो मैंने अभी बात की थी, बड़ा ईरानी सर्कस जो है ना, बड़ा सियासी सर्कस, इट्स वेटिंग फॉर अस, वो खुलने वाला है। खुलने वाले अगले 3 महीने देखें, वो दंगल लगेंगे और वो चीजें होंगी फरवरी में कि लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा तो कैसे होने वाला है। क्लास अब अभी भी यकीन आ रहा बहुत सारी चीज़ों पे। बहरहाल इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बेरोज़गारी के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से, और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेफ्टैक आमिर जान साहब मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सरबराह नेफ्टैक मोहम्मद आमिर जान साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आमिर साहब, पहले तो ज़रा नेफ्टैक के बारे में बताइए, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, इससे क्या बनता है, ये कब बना और ये करता क्या है? थैंक यू वेरी मच जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाया है। नेफ्टैक बेसिकली जी नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन है। 2005 में ये वजूद में आया एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। ये मुख्तलिफ इसके 6 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन है इस सेक्टर को रेगुलेट करता है। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं इनको रेगुलेट करना, जैसे नेपरा पूरे एनर्जी सेक्टर को रेगुलेट करती है, इस तरह नेफ्टैक रेगुलेट करता है टैविट सेक्टर को। टैविट सेक्टर से हमारा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर है। रेगुलेट करने के अलावा ये इसका काम नेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ बनाना है जिनको फिर सूबों ने इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पार्टनर्स हैं जिसमें लोकल टैफ्टाज हैं, पंजाब टैफ्टा, सिंध, बलूचिस्तान, KPK। ऑल्दो वो पंजाब गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं लेकिन रेगुलेट हमारे से होती हैं। तो हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना उनका काम है जो नेशनल लेवल पे बनती हैं। नंबर 2। नंबर 3, स्किल स्ट्रेटजीज़ डेवलप करना। किस किस्म की स्ट्रेटजीज़ होनी है, आपने अपने लेबर फोर्स को कैसे इक्विप करना है, उनको एक नेशनल स्टैंडर्ड पे कैसे लेके जाना है, डोमेस्टिक फोर्स को कैसे आपने बेहतर करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें स्किल स्ट्रेटजाइज करके इम्प्लीमेंट करवाना नेफ्टैक का फंक्शन है। इसके अलावा हमारा फंक्शन पूरे सेक्टर की प्रोग्रामिंग को देखना है, फाइनेंसिंग को देखना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैसे फाइनेंस कर रही हैं उस सेक्टर को देखना, फेडरल गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस करती है, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फाइनेंस करना है। जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम था, प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये काफ़ी बड़े प्रोग्राम पिछले कुछ सालों में नेफ्टैक ने इम्प्लीमेंट किए। So बेसिकली आप स्किल को प्रमोट करते हैं, स्किल्ड वर्कर्स को प्रमोट करते हैं और उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। बट द पॉइंट इज हाउ डू यू डू योर TNA, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा तबका बाहर जाता है नौकरियां ढूंढने के लिए, और वही स्किल जो वो अपने मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं वो दूसरे मुल्कों में जाकर और वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हाउ डू यू नो कि कौन से सेक्टर को ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए, प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, TNA कैसे करते हैं?
ये आपने जी बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और ये मेरा ख्याल है कि वो एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा काम हो भी रहा है और ज़रूरत भी है। जो TNA है ये बेसिकली दो तरह की जाती है। जो डोमेस्टिक डिमांड है और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है, उसमें हमारे साथ जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर पार्टनर विद अस, हमारे पार्टनर्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, तकरीबन 114 एसोसिएशंस हैं और ट्रेड एसोसिएशंस हैं जो कि नेफ्टेक की पार्टनर हैं। वो मिल के हमारे साथ सेशंस लगाती हैं, हम ट्रेनिंग करिकुलम डेवलप करते हैं, उनसे डिमांड लेते हैं और फिर उस डिमांड को हम ट्रांसलेट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर। ये तो वो है जो डोमेस्टिक मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट एक बड़ा चैलेंज है जी, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपके इल्म में तकरीबन 11 मिलियन बल्कि 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी इस वक्त बाहर काम कर रहे हैं और रेमिटेंसेस में उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। तकरीबन 30-32 लाख की रेमिटेंसेस आती हैं विच इज़ ए जी $1 बिलियन की, और वो रेसिपियाँ हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कंट्रीज़ ऑफ डेस्टिनेशन देखी जाती हैं। इसमें हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, GIZ, ADB और मुख्तलिफ किस्म की वर्ल्ड बैंक, ये दे आर पार्टनर्स विद अस, हमारे पार्टनर्स हैं। इनके साथ मिलकर हम तमाम कंट्रीज़ ऑफ डेस्टिनेशन जैसे मिडल ईस्ट है, जैसे यूरोप है, फार ईस्ट है, इन ममालिक में शॉर्टेज देखते हैं और वो शॉर्टेज फिर हमें कन्वे होती हैं। ये कन्वे फॉरेन ऑफिस से भी होती हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के थ्रू। हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज़ हैं जो वहाँ काम करते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन, इसी तरह सॉफ्टवेयर एसोसिएशंस है जो हमें बताती हैं कि जी किस किस्म की लेबर रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और उसमें हम पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। सो इन दो तरीक़ों से हमारे पास डिमांड आती है। उस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ट्रेनिंग नीड्स को टेलर करते हैं और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। सर, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करने का मकसद था कि हमारे यहाँ बहुत सारे सियासी दंगल तो हम करते रहते हैं, लोग तंग आए हुए हैं हमसे, तो हम चाहते थे कि ज़रा जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता यहाँ पे, स्पेशली जो आप स्किल सिखाते हैं, मेन चीज़ है हमारा यूथ है वो तो काम करने, वो ये कहते हैं, हमें तो ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान में इदारे नहीं है जो लोगों को स्किल सिखाएं, लोगों को ट्रेन करें। बाहर वाले मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त हैं, वो कहते हैं यहाँ पे तो लोगों ने मैट्रिक FA BA किया हुआ है, उनके पास स्किल ही कोई नहीं है, उनको पता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं आता, इनको आते हैं और बेचारे मैनुअल जॉब करते हैं जिससे उनको पैसे कम मिलते हैं। सो आपका इदारा इस वक्त कितने लोगों को स्किल सिखाता है और कौन कौन से शोबे हैं जिनमें सिखाया जाता है और इसको एडवर्टाइज कैसे करते हैं? मतलब मुझे नहीं पता, अगर मैं सीखना चाहता हूँ, मतलब मुझे बड़ा शौक है कि IT रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, फोटोशॉप, एडिटिंग, वॉइस ओवर, ये सारी चीज़ें कैसे की, आई एम क्वाइट मतलब इंटरेस्टेड कि मुझे सीखना चाहिए, स्किल आनी चाहिए। तो ये कैसे नौजवानों को पता चलता है कि वो किस इदारे में जाएं, किसके पास जाएं, और आपका इसमें उनको कनेक्ट करने में क्या रोल होता है सर इसका ओवरऑल? प्रभु साहब, आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक बात तो ये की है कि स्किल सिखाया कैसे जाता है। मैं दूसरी बात का जवाब पहले देना चाहूँगा। देखिए, नेफ्टेक जब प्रोग्राम लॉन्च करता है तो वो अपने लोकल पार्टनर्स के साथ, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी हैं, और तकरीबन 4200 अदारे हमारे पार्टनर्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, GB, आज़ाद जम्मू कश्मीर, एवरीवेयर। ये पार्टनर्स सारे प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के, ये हमारे साथ जॉइंट वेंचर करते हैं और फिर पूरी कंपेन को एडवर्टाइज किया जाता है कि जी ये, मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमने अपना एक प्रोग्राम कंक्लूड किया, 2019 में शुरू हुआ था और 2023 में कंक्लूड हुआ, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें हमें स्पेशल फंडिंग दी और तकरीबन 2,12,000 बंदों को हमने स्किल दिया है और तकरीबन 85। कौन कौन से स्किल्स होते हैं? मैं जरा जी मैं अर्ज करता हूँ जी, वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 वोकेशनल, तो वो हैं जो तकरीबन 6 माह से 1 साल की ट्रेनिंग है, और टेक्निकल वो हैं जो 2 से 4 साल के हैं। हमारा ज़्यादा एम्फेसिस 6 माह से 1 साल तक का होगा, नंबर 1। इसमें तकरीबन हजारों ट्रेड्स हैं, 1000 मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं पाकिस्तान में जो आप सिखा सकते हैं। बिल्कुल सिखा सकते हैं। 660 के करीब तो ट्रेड वो हैं जिन पे हम 100% डेवलप्ड हैं। लेकिन इसके साथ आप ये भी देखें कि ये स्किल्स बेसिकली खाली नॉन फॉर्मल सेक्टर्स के भी हैं। उस्ताद शागिर्द जो सीखता है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है जो उस्ताद और शागिर्द का है, जैसे नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर कहा जा सकता है, वो भी स्किल है। एनीथिंग जो आपको जॉब लेके दे सकती है, जो आपको कंट्रीब्यूट कर सकती है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर सकती है, हम उसको प्रमोट करते हैं। आगे फर्दर आप उससे अपना कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ मैं अपने गाँव में देखता हूँ, मैं सर, मेरे सुन रहे होंगे तो मैं जाऊँगा तो सारे लड़ेंगे। बच्चे ना बहुत सारे मैं जानता हूँ गाँव में पढ़े हुए हैं जिनकी कोई नौकरियाँ ऐसी हुई उन्होंने कि इट्स बिलो माई स्टैंडर्ड। ये जो टैबोज लगे हुए, कोई कुक नहीं बनना चाहता, मैं वैसे बता रहा हूँ,
कोई यहाँ पे कोई वो मतलब मेकअप आर्टिस्ट हैं सपोजली, वो लड़कियाँ नहीं करना चाहती। सैलून्स वगैरह हैं बहुत बड़ा, वहाँ पे लड़कियाँ घर बैठे अच्छा खासा अपने पैसे कमा सकते बना सकती हैं। मैंने अपने गांव में हुई 2-4 बड़ी अच्छी लड़के, वो गरीब थे, उनकी नौकरियाँ कोई कहे उसमें मतलब किसी को कह कहा के यार उनके हुई, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुक नहीं लगते। हालांकि अहमद शफीक साहब लाहौर के बड़े ज़बरदस्त आदमी, उन्होंने मेरे पास भेजे 3 महीने मैं कुक बना देता हूँ। तो ये जो सोशल टैबूज लगे हुए हैं कि मैंने ये काम करना है, मैंने नहीं सीखना, मैं उन्हें काम कर रहा, मैंने हजामत सीखूंगा, मैं नई वाला काम सीखूंगा, मैं बार बनूंगा। तो ये इस तरह के केसेस भी आपके आते हैं कि नौजवान सीखने को तैयार ही नहीं है। ये आपने वो कहते हैं सर बनूंगा मैं, मतलब बाबू से काम, मैंने नौकरी नहीं करनी सर। ये देखिए आज आपने वो बात की है कि मैं आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू ये पाकिस्तानियों तक और ख़ास तौर पे अपने माँ बाप तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को टेक्निकल स्किल्स दें। ये काम वियतनाम ने 1970 में किया, सिंगापुर ने 1980 में किया, हमारे बांग्लादेश जो हमारे साथ का मुल्क है उन्होंने इस पे पिछले 20 साल में इतना काम किया कि अब उनकी स्किल फोर्स 38% पे है, हमारी स्किल फोर्स सिर्फ 8% पे है। ये तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमें इसमें प्रायोरिटी दी है और इतनी फंडिंग दी है कि हम इस प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकें, लेकिन इन सोशल टैबूज को ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने ये ना किया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके इल्म में 6.97% पे जा चुका है और हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जी, ये तमाम प्रोफेशनल्स जो हैं डिग्निटी ऑफ वर्क में आते हैं और यकीन करें कि 60% जो लोग हमसे ट्रेनिंग लेते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है, यानी उनको फ़ौरन एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है और कुछ फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी फैमिली के लिए ज़रिए मौज बन सकते हैं, आपको बगैर सिफारिश के जॉब मिल सकती है पाकिस्तान में। प्लीज़ ये माँ बाप नोट करें कि जी अपने बच्चों को टेक्निकल स्किल्स दें ताकि वो कारामद सिटीजन बन सकें, तो कोई फैमिली को भी हेल्प कर सकें। कॉलेज वाले उस्तादों को भी बताएं कि क्लासेस में लेक्चर दें, ये लड़कों को बताएं कि काम में अजमत है, हाथ में काम कर। मेरा अपना बच्चा बाहर था, मैं क्योंकि रहा हूँ लंदन में कुछ अर्सा, वहाँ पे अपनी कोई प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के लिए, जर्नलिज्म के लिए, तो वहीं पे मेरा बेटा, मैंने उसको कहा भाई साहब जाएँ किसी कोई मैकडॉनल्ड पे, KFC पे कहीं पे नौकरी करें, ढूंढे, स्किल सीखें वहाँ पे जाएँ, ये आपको आनी चाहिए। हॉस्पिटैलिटी ये चीज़ है, कोई आपको पिज़्ज़ा बनाना, कोई आपको बर्गर बनाना, ये स्किल्स ही हैं आपकी, तो जाए, मैंने कहा नौकरी करें, काम करें। तो मैंने उसको इनकरेज किया अपने बेटे को, मैं कहा जाए नौकरी करें वहाँ पे जाके। और बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे इसी तरह आयरॉनिकली बाहर इस तरह की जॉब्स को कोई माइंड नहीं करता, ना वो माइंड करते हैं ना हम माइंड करते हैं वहाँ जाके करना, लेकिन अपने मुल्क में हम नहीं। 8 लाख के करीब बताया गया पाकिस्तानी छोड़ गए हैं, तो ये कहा कि शायद पाकिस्तान के हालात की वजह से छोड़ गए। अब आप बता रहे हैं कि बहुत सारे स्किल्ड वर्कर भी बाहर गया है, कोई उसका कोई फिगर है? देखिए 8 लाख 7.5 से 8 लाख पाकिस्तानी हर साल बाहर जाता है एवरेज, और ये पाकिस्तान के लिए एसेट भी है। देखिए वो बाहर जाके रेमिटेंसेस भेजता है, वो स्किल सीख के वापस भी आता है, ये बात नहीं है कि वापस नहीं आता, वापस आता है और कंट्रीब्यूट करता है लोकल डोमेस्टिक लेबर मार्केट के अंदर। नंबर 2। नंबर 3, इसमें देखें इंपॉर्टेंट बात ये है कि रऊफ साहब हमें आज ये फैसला करना है कि हमारी 65% जो पॉपुलेशन है जो 30 ईयर्स से कम है, वो हमने एसेट बनानी है या लायबिलिटी बनानी है। तो एसेट बनाने के लिए जी मैं भरपूर तरीके से इस बात को सपोर्ट करता हूं कि आपने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन देनी है। और इसको हमने प्रमोट करना है। जान साहब, मैं खुद लैया से हूं, मैं वहां पे लैया कॉलेज में पढ़ता रहा, 4 साल हॉस्टल में भी रहा। जो टेक्निकल कॉलेज लैया गए, मादरत के साथ सबकी नहीं मैं बात कर रहा, मैं तो रहा हूँ, सबसे बड़ी जो बदमाशी की जाती है ना, लड़ाई झगड़े फड्डे, वो टेक्निकल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो काम सीखने की बजाय वो पूरे शहर से स्टूडेंट से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो इसका भी आपके पास हाल है कि जो टेक्निकल सीखने जाते हैं वो हथियार चलाने, डंडे सोटे, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, मैं टीवी पे क्या बताऊं, तो इस पे भी रेगुलेट करते हैं। जी बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूं कि इसको रेगुलेट करना है हमने क्वालिटी के थ्रू। हमने अब ये लाजमी करार दे दिया है कि जितने ट्रेड्स में हम ट्रेनिंग देंगे उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी, यानी ये नहीं होगा कि आपने एक लोकल एग्जाम पास किया आपस में मिलकर और डिग्री ले ली, अब आपको इंटरनेशनली सर्टिफाई होना पड़ेगा हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए। तो ऑटोमेटिकली बदमाशी कम होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी और आप बेहतर ट्रेनर्स लेके आएंगे, और इसी तरीके हम अपने टैलेंट क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं और जैसे एशियन टाइगर्स ने तरक्की की है ऐसे तरक्की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर जान साहब, आपने हमें खुसूसी तौर पर टाइम दिया, स्टूडियो में आए और क्रिएट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के हवाले से जो नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।